हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ा, जिसमें घूर्णन और परिक्रमण थी ना। अब ये चैप्टर नंबर 4 मानचित्र यानी मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यानी ओवरऑल अगर पृथ्वी का जब स्टडी करेंगे तो ग्लोब से ज़्यादा हेल्प मिलता है। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक जगह या देश या राज्य या ऐसा शहर गांव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना हो, तब हमें मैप का उपयोग करना पड़ता है, न कि ग्लोब का। ग्लोब उस समय उतनी जानकारी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी, क्योंकि आप देखिए ग्लोब रहेगा, ग्लोब पे अगर ये मान के चलिए इधर भारत का नक्शा है, तो आप ये स्पेशल भारत का लोकेशन ग्लोब में देख सकते हैं। बट अगर हमें मान के चलिए भारत का नक्शा में दिल्ली को और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है दिल्ली के बारे में, तो उसके लिए हमें मैप का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे देश, राज्य, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होती। कौन? ग्लोब। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्योंकि ग्लोब आपका 3D हो गया और मानचित्र 2D हो जाता है ना। लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसीलिए मानचित्र में थोड़ा बहुत विकृतियाँ नज़र आती हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, मतलब कुछ में कम डिटेल होंगे, कुछ में ज़्यादा डिटेल होंगे। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ क्या मैप्स को क्या कहेंगे, एटलस बन जाता है ना। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्लोब में हमें कम जानकारी मिलेगी ऊपर, बट मानचित्र में हमें पूरा डिटेल से जानकारी मिलती है ना। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो अब तीनों के बारे में देख लेते हैं। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप, इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों ना, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी का भौतिक ऊंचावच मानचित्र भी किसको कहा जाता है ना। ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक जैसे बनावट है, उस जैसे हिमालय से दिखेगा इस टाइप से। अब आते हैं सेकंड नंबर, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। इसमें देश, राज्य, नगर, शहर जो भी है उसके बाउंड्रीज दिखते हैं ना। जैसे हम लोग ये जो भारत का नक्शा देखते हैं इस टाइप से, तो ये क्या है कि पॉलिटिकल मैप हो जाता है ना, जहाँ बाउंड्री किया हुआ, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना, इधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इस तरह से क्या पॉलिटिकल मैप हो जाता है। अब आते हैं थर्ड नंबर, थीमेटिक मैप। इसमें विशेष जानकारी, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे सड़क का मानचित्र हो जाता है, वर्षा का मानचित्र हो जाता है, वन, उद्योग, खनिज, ये सब आदि का क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र में प्रदर्शित करके उससे जानकारी लिया जाता है ना। अब देखिए मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर मानचित्र में एक दूरी नहीं दी रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कितना बड़ा इमेज है, कितना बड़ा मानचित्र है, एक्चुअल में स्थल पर कितना बड़ा है। तो दूरी भी है, दिशा भी, किस दिशा में पड़ता है, प्रतीक चिन्ह। मानचित्र में हर चीज़ लिखा हुआ
या लिखना संभव नहीं है तो उसके लिए एक प्रतीक बनाया जाता है। मान के चलिए नीला रंग से ऐसे कर देते तो नदियाँ को दर्शाता है, हरा रंग से मैदान जंगल इस तरह से। तो अब दूरी डिस्टेंस के बारे में देखेंगे ना। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अब देखिए इंडिया का तो बहुत बड़ा है, हम लोग अगर उसे पेपर पे अगर बनाते हैं तो देखिए एक इंडिया का इस पेपर पे बना देते हैं, तो बड़ा पार्ट को छोटे पेपर पर प्रदर्शित करना मानचित्र का बनाना ही होता है ना। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना स्केल चुना जाता है ना। स्केल यानी पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। दूरी करने के लिए क्या मेजरमेंट करते हैं, स्केल का यूज करते हैं ना। मान के चलिए आपके घर से स्टेशन का दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जब मानचित्र पे बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मानचित्र पे 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखा देंगे। तो यहाँ पर स्केल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब स्केल दो तरह के होते हैं, छोटे पैमाने वाला और बड़े पैमाने वाला ना। तो उसी हिसाब से मानचित्र भी छोटे पैमाने वाला मानचित्र होता है और दूसरा बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जैसे क्या है, मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाएगा तो वो छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाएगा ना। जैसे महाद्वीप देश को कागज पर उसको प्रदर्शित करेंगे तब। उसी तरह अगर गांव कस्बा शहर को दर्शाना हो तो बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। यानी स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है तब ऐसे मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब देखिए छोटे पैमाने इसको क्यों कहते हैं, अब बड़े पैमाने इसको क्यों कहते हैं। सिंपल सी, अगर आप 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर से डिवाइड कीजिए और 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर में डिवाइड कीजिए, इसके मान से कम रहेगा ना, ये कम रहेगा ये, ठीक है, इसका ज़्यादा रहेगा। इस वजह से ये बड़ा है तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये याद रखिएगा ना, भी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा, अब आते हैं डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ इंग्लिश में एन रहेगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए मानचित्र में ऐसे इस तरह से बनाया रहेगा, यहाँ पर एन लिखा रहेगा, अदरवाइज ऊ लिखा रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इस डायरेक्शन में उत्तर दिशा पड़ता है। बाकी इसी के हिसाब से आप नीचे साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा ना। देखिए 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को क्या दिखाता है, ये इसको क्या होता है, प्रधान दिक बिंदु कहते हैं ना। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसको प्रधान दिक बिंदु कहते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये 4 अन्य दिशाएं हैं।
जिसकी मदद से क्या होता है और हमें इस किसी स्थान का सही जानकारी मिलता है ना। हम दिक् सूचक की सहायता से यानी कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, हमेशा उत्तर ऐसे ही रहेगा ना। कंपास में जब भी देखिएगा तो एक नॉर्थ साउथ में दिखाएगा, तीर जो रहेगा हमेशा ये नॉर्थ को डिनोट करेगा और इधर साउथ को। ठीक है। प्रतीक सिंबल ना मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। क्या? प्रतीक। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए क्या होता है कि मानचित्र तो बना लेते हैं लेकिन मानचित्र पर हर चीज़ डिटेल लिखना संभव नहीं है, उतना स्पेस नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से हम वहाँ पे कुछ सिंबल बना देते हैं ताकि उस सिंबल हमें ये बता दें ये क्या चीज़ है। जैसे ये देखिए रेलवे लाइन के लिए 3 तरह के बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये बड़ी लाइन हो गया, ये मीटर लाइन हो गया और ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया। सड़कें पक्की कच्ची, पक्की सड़कें तुम स्ट्रेट ऐसे जाते रहेगी और जबकि कच्ची सड़कें डॉट 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 करके जाएगा। इसी तरह सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। अंतर्राष्ट्रीय वाला थोड़ा मोटा होगा, राज्य वाला उससे हल्का पतला होगा और जिला वाला सीधा डॉट डॉट होगा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल इस तरह से जाए बहता हुआ नदी, तालाब आ गया, कुआं आ गया, तालाब आ गया, ये नहर हो गई, ये छोटा पुलिया हो गया। इसी तरह पीओ लगेगा तो पोस्ट ऑफिस होगा, पीटीओ रहा था पोस्ट एंड क्या टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब अगर ये कि यहाँ पर अगर पीओ है तो ये पोस्ट ऑफिस ही बताएगा, चाहे वो इंडिया में हो किसी भी और देश में हो, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस ही होगा। ठीक है। जिसे रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं ना, यह रूढ़ प्रतीक। जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, चाहे वो झरना हो, नदी हो, तालाब हो ना। भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र ना, रेखा चित्र के बारे में आज। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। मतलब एक मैप बना लेते हैं ना, छोटा सा रेखा चित्र ऐसे वैसे करके। जैसे मान के चलिए आपको आपके घर से ये आपका होम हो गया या मार्केट जाना है, तो इसका रास्ता आपको याद है तो आपने ऐसे डिजाइन कर दिया कि हाँ ऐसे जाना है, दायां बायां, फिर ऐसे घूम के ऐसे आते हैं। तो ये आपका मेमोरी में बैठा हुआ है जिस वजह से आप इसे ड्रॉ कर ले। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि यहाँ से इसके बीच में कितना डिस्टेंस है और यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। बस हाँ इससे स्ट्रेट जाइए और लेफ्ट राइट क्या है बस इतना रहेगा इसमें, जिस वजह से इसे कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं ना। कच्चे आरेख मतलब इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, बिना पैमाने का है, बस अपने याददाश्त जितना रहता है उसके हिसाब से इसमें बनाते हैं ना। अब आते हैं खाका। ये मान के चलिए आपको घर का डिज़ाइन बनाना हो तो कमरे का कितना लंबाई होगा, सीढ़ी कहाँ पे होगी, किचन कहाँ पे होगी, ये सब रेखा चित्र खाका कहलाता है ना। जैसे छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है ना। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपका स्केल रहेगा कितना फीट कितना मीटर डिस्टेंस है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वृक्षों के
विवरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए? जलाशय के लिए। दिक्सूचक का उपयोग दिशा का पता करने के लिए। पैमाने का आवश्यकता मानचित्र के लिए होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।